हरि ओम। पाठक वृंदो, आपका इस षष्ठ पाठ ग्रहों के स्वरूप एवं स्थानादि विचार नामक षष्ठ पाठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हम करते हैं। इस पाठ में आप ग्रहों के 5 भौतिक स्वरूप और उनसे संबंधित अन्य स्थानादि विषयों एवं वस्तुओं के स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं, समाज में भिन्न भिन्न प्रकृति, स्वभाव, कदकाठी, गोरे, काले, लंबे, नाटे, मोटे, पतले, उग्र, शांत आदि अनेक स्वभावों के मनुष्य पाए जाते हैं और प्रति मनुष्यों में इस प्रकार शारीरिक, वैचारिक, भौतिक और सामाजिक अंतर दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? जब हम कारण का अन्वेषण ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि इसका मूल कारण ग्रह, नक्षत्र और राशि है। ग्रहों का स्वरूप पृथक है, राशियों का स्वरूप पृथक है और भावों का भी स्वरूप पृथक है। ग्रहों के स्वरूप और राशियों के मिश्रित स्वरूप के कारण ही जातक के व्यक्तित्व का अथवा उसके स्वरूप का निर्माण होता है। कुछ ग्रहों की रश्मियां अमृत तुल्य होती हैं और कुछ ग्रहों की रश्मियां मिश्र तुल्य होती हैं। कुछ ग्रहों की रश्मियां मृत तुल्य होती हैं, अर्थात जिन ग्रहों की अमृत रश्मियां होती है वह अपना शुभ प्रभाव देते हैं, मृत रश्मियों वाले अशुभ प्रभाव, और मिश्र रश्मियां दोनों के समायोजन से बनती हैं। तो जो ग्रह जिस रश्मि का कारक होता है उसमें वैसे वैसे ही गुण होते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर जातक के गुण और धर्म होते हैं। इन्हीं का प्रभाव जातक के ऊपर आजीवन पड़ता रहता है। पुनः एक ही समय में अनेक संततियों में भी वंशानुगुण, क्षेत्रानुगुण और कालानुगुण से थोड़ा अंतर प्राप्त होता है, किंतु ग्रह का प्रभाव तो सार्वभौमिक रहता है ही, किंतु क्षेत्रीय प्रभाव के कारण वह थोड़ा सा परिणित हो जाता है अन्य विषयों में। जैसे शीत प्रदेश में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत सौम्य स्वभाव का होगा और गौरवर्णीय होगा, किंतु उष्ण प्रदेशों में इसके विपरीत प्रकृति दिखाई देती है। अतः दिग्देश, काल एवं परिस्थिति, इन सभी को ध्यान में रखने के पश्चात ही जातक के पंचभौतिक स्वरूप का निर्धारण करना चाहिए। अतः इस पाठ में आप इन्हीं सभी के बारे में, ग्रहों के अधिपतित्व के बारे में, उनसे संबंधित सप्त धातुओं के बारे में और वस्त्र इत्यादियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ का प्रथम उद्देश्य क्या है, जिसको पढ़ करके आप इस लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो प्रथम उद्देश्य यह है कि सूर्यादि ग्रहों के पार्थिव शरीराकृति, प्रकृति, दृष्टि एवं स्वभाव से परिचित हो सकेंगे। ग्रहों का पार्थिव स्वरूप भिन्न होता है, उनकी दृष्टियां भिन्न है और उनकी प्रकृति भिन्न है। तो कैसा प्रभाव पड़ता है आप इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। शरीर में सप्त धातुओं की वृद्धि एवं ह्रास के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों से परिचित हो सकेंगे। कौन सी धातु किस रोग का प्रतिनिधित्व करती है और कौन सी धातु किस ग्रह के अंतर्गत होती है, इसका परिज्ञान आप इस पाठ में करेंगे। पुनः जातकों के शुभाशुभ ज्ञान हेतु ग्रहों से संबंधित स्थान, वस्त्र, द्रव्य, काल एवं रस से संबंधित विषयों को जानकर उनका अनुप्रयोग करने में आप सक्षम हो सकेंगे। अर्थात ग्रहों से जितने भी संबंधित मधुर, लवण, कटु, तिक्त इत्यादि रस हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है, उनके वस्त्र कौन कौन से हैं, उनके स्थान क्या हैं, ये सारे आप इस पाठ में जान सकेंगे। पुनः पूर्वोक्त विषयों का जातक के शुभाशुभ फल कथन में किस प्रकार उपयोग होता है, इस विधि से आप परिचित होकर के फल कथन करने में दक्ष हो सकेंगे। अतः ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं। पुनः इस पाठ के प्रथम श्लोक को लेते हैं, जिसमें सूर्य और चंद्र, इन दोनों का स्वरूप बतलाया गया कि सूर्य किस प्रकार का है और चंद्र का स्वरूप किस प्रकार का है। वस्तुतः सारे ग्रह पिंड एक गोले परिमाण में ही होते हैं, किंतु जब हम उनका पार्थिव अध्ययन करते हैं तो उनका स्वरूप थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, क्योंकि समस्त ग्रह पृथ्वी पर अवतरित हैं। जैसे सूर्य का जन्म प्रदेश है कलिंग अर्थात उड़ीसा, चंद्र का यमुना प्रदेश प्रयाग से संबंधित, मंगल का अवंती। तो इस प्रकार से सभी ग्रह अवतरित होते हैं, जिनके कारण उनका पार्थिव शरीर दिखाई दे। तो इस पाठ का प्रथम श्लोक यह है, मधु पिंगल दृक् चतुरस्र तनु पित्त प्रकृति सविताल्पकचः तनुवृत्त तनुर्बहुबात कफः प्राज्ञश्च शशि मृदुवाक शुभद्रिक। मधु पिंगल दृक् अर्थात मधु के जैसे पिंगल दृष्टि वाले। पिंगल अर्थात मधु का जो वर्ण होता है उसी को हम पिंगल कहते हैं।
उसकी समान दृष्टि अर्थात नेत्र है जिसका, सूर्य का नेत्र मधु के समान होता है, अर्थात सूर्य से संबंधित जो जातक होगा उसके नेत्र मधु के समान होंगे। और चतुरस्र तनु, चतुरस्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि दोनों भुजाओं को फैलाने पर जो परिमाण प्राप्त होता है वही परिमाण उसकी लंबाई होती है, तो यह चतुरस्र शरीर। और पित्त प्रकृति, सूर्य का स्वरूप सूर्य पित्त प्रकृति का बोधक होता है। और अल्प कचह अर्थात अल्प केश, कचह नाम केशः, अल्प केशों वाला होता है। जो जातक सूर्य से प्रभावित होता है उसके अल्प केश होते हैं, थोड़े केश होते हैं। आप किसी भी जातक को देख करके यह बता सकते हैं कि इसका सूर्य मजबूत होगा अथवा दुर्बल होगा, केवल केशों को देख करके। ये सारे गुण जो होते हैं सामान्य रूप से सूर्य के होते हैं। अन्य भी गुण हैं जिनका ग्रंथांतर में आप अध्ययन करेंगे, किंतु मुख्यतः यह गुण सूर्य में विद्यमान होते हैं और उनके कारण ही जातक का स्वरूप निर्धारण होता है। तो तनुवृत्त अर्थात दीर्घ गोलाकार शरीर चंद्र का होता है। बहुवात कफः, बहु अर्थात अत्यधिक, वात और कफ ये दोनों गुण जो होते हैं चंद्र में विद्यमान होते हैं, वात गुण भी और कफ गुण भी। और प्राज्ञः, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान। मृदुवाक अत्यंत मृदुवाणी बोलने वाला होता है। और शुभदृक् अर्थात अच्छी दृष्टि, सबको शुभ दृष्टि से देखने वाला होता है। कौन? चंद्र। चंद्र का जो यह स्वरूप बताया गया है, यदि पत्रिका में चंद्र अच्छी स्थिति में है, लग्न में अच्छी स्थिति में है, नवांश में अच्छी स्थिति में है, तो अपने समान ही जातक के स्वरूप और आकृति का निर्धारण करेगा। जो व्यक्ति चंद्र के प्रभाव से प्रभावित होगा उसमें कफ और वात की अधिकता रहेगी। इन तीनों गुणों का प्रयोग क्या है? जैसे पित्त गुण में एसिडिटी जातक को ज्यादा बनती है, और कफ में शरीर में मल अथवा बलगम जिसको कह लीजिए वो बनता है, और वात अर्थात वायु से संबंधित जो विकार होते हैं वो वात में आते हैं। तो ये ग्रहों के प्रकृति, पित्त इत्यादि प्रकृतियों के बारे में बताया गया है। तो ये हुए हमारे सूर्य और चंद्र के स्वरूप के बारे में। अब हम आगे के श्लोकों में मूल रूप से बुध और मंगल के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम पित्त और वात और कफ इनका जो निर्धारण किया गया है उसको हम चक्र में देखते हैं। इस चक्र में वर्णित है पित्त, आप देखिए जैसा कि आपके सामने उपस्थित है। पित्त पेट या पाचन तंत्र में जलन, अपच की शिकायत, शरीर में उष्णता होना और अत्यधिक मात्रा में अम्ल की निर्मिति होना, ये पित्त प्रकृति का मूल गुण होता है। वात प्रकृति वायु से विकार, गैस बनना इत्यादि। और कफ प्रकृति शरीर में अत्यधिक जुकाम, सर्दी, श्लेष्म और खांसी, पांडुरोग, पीलिया इत्यादि होते हैं। तो ये तीनों धातुओं का सामान्य परिचय। अन्य विशेष अध्ययन के लिए आप आयुर्वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। पुनः इस श्लोक में मंगल और बुध के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मंगल का पार्थिव शरीर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, और बुध का स्वरूप कैसा है। श्लोक है क्रूर दृक् तरुण मूर्ति रुदारः पैतकः सुचपलः कृष्णमध्य देशः श्लिष्टवाक् सतत हास्य रुचिर्ज्ञः पित्त मारुत कफ प्रकृतिश्च। ये मंगल और पूर्व श्लोकार्ध में मंगल के और उत्तर श्लोकार्ध में बुध के स्वरूपों के बारे में बताया गया। क्रूर दृक् अर्थात क्रूर है दृष्टि जिसकी, नेत्र अत्यंत रक्त लालिमा से भरे होते हैं ऐसे व्यक्ति के, अथवा वो क्रूर दृष्टि से सभी को देखता है, सभी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का वो प्रभाव करता, प्रयास करता है। तो क्रूर दृक्। और तरुण मूर्ति अर्थात अत्यंत युवावस्था प्रतीत होने वाला। आप देखे होंगे कि कुछ वृद्धावस्था वाले व्यक्ति हैं किंतु वह युवावस्था के समान प्रतीत होते हैं, तो उसमें मूल कारण है मंगल का प्रभाव होना, मंगल के अधिपतित्व होने के कारण ऐसा वो दिखाई देता है। और उदार अर्थात दाता या कीर्ति प्रिय, जिसको अपनी कीर्ति अत्यंत प्यारी है। और पैतिकः पित्त गुण से वह युक्त होता है। सुचपल अर्थात इसका दो तरह से अर्थ किया जाता है, धैर्य रहित अथवा चंचल, अर्थात वो धैर्य से हीन होगा, अपना आपा वो खो देगा, वो धैर्य में बंधा नहीं रहेगा, पेशेंस की उसमें बहुत कमी रहेगी ग्रह की स्थिति के अनुरूप। और चंचल होता है, अन्य आचार्यों ने उसका चंचल अर्थ कहा है। पुनः कृष्ण मध्य देश अर्थात कृष्ण मतलब दुर्बल, मध्य देश अर्थात कमर जो होती है वह मंगल के, अर्थात मंगल से प्रभावित व्यक्ति उसका कमर जो है अत्यंत पतला होगा।
तो ये मंगल का स्वरूप है। बुध का स्वरूप के विषय में बताया गया कि श्लिष्ट वाक अर्थात अत्यंत सुंदर वचन बोलने वाला, श्लिष्ट अर्थात संयुक्त वाणी बोलने वाला अथवा वाक कुशल आप उसको कह लीजिए, ये बुध के प्रभाव के कारण होता है। सतत हास्य रुचि, सर्वदा हास्य रुचि वाला, हास्य प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है जो बुध के प्रभाव से प्रभावित होता है, सर्वदा हसमुख प्रवृत्ति का ही होता है। और पित्त, मारुत और कफ तीनों प्रकृतियों का सन्निधान बुध के स्वरूप के अंतर्गत होता है। पित्त प्रकृति भी होती है, मारुत प्रकृति और कफ प्रकृति, ये तीनों प्रकृति उसमें होती है। तो इस प्रकार से बुध का स्वरूप कहा गया है। अतः जो ग्रह जिस प्रकृति जिस स्वरूप का होता है वैसे ही वह जातकों को निर्माण करता है। पुनः हम आगे बृहस्पति और शुक्र के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं। बृहत् तनु पिंगल मूर्ध जेक्षणो बृहस्पति श्रेष्ठ मति कफात्मक भृगु सुखी कांत वपु सुलोचन कफा नीलात्मा सित वक्र मूर्धज। बृहत् तनु अर्थात जिसका विशाल शरीर है। पिंगल मूर्ध जेक्षण, पिंगल अर्थात मधु के समान वर्ण, नेत्र और ईक्षण अर्थात दृष्टि, और मूर्धज अर्थात केश, तीनों जो होते हैं उसके पिंगल वर्ण वाले। मधु के समान नेत्र भी होगा, मधु के समान स्वरूप भी होगा, और उसके केश भी मधु के समान होते हैं, जो बृहस्पति से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। श्रेष्ठ मति अर्थात अत्यंत बुद्धिमान होता है जो जातक बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र में होता है। और कफात्मक, कफ प्रकृति की उसमें अधिकता होती है। इसी प्रकार से सुखी भी बृहस्पति का एक बोधक होता है। यदि बृहस्पति अच्छा है तो व्यक्ति सुखी होगा। पुनः शुक्र के बारे में बताते हैं। सुखी व्यक्ति होता है, भोग प्रधान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, कांत वपुः, देखने में अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है, देखने में सुंदर और सुशील प्रतीत होता है, जो शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में होता है। सुलोचन, नेत्र उसके अत्यंत सुंदर होते हैं, नेत्रों से सभी को समान दृष्टि से देखता है, वो अच्छी दृष्टि से देखता है। कफा नीलात्मा, कफ और अनिल प्रकृति अर्थात वात, इन दोनों प्रकृतियों का सन्निधान उस जातक में होता है। और असित वक्र मूर्धज, असित अर्थात कृष्ण, वक्र अर्थात टेढ़े मेढ़े, मूर्धज अर्थात केश, तो काले घुंघराले केशों वाला जो स्वरूप होता है वह शुक्र का होता है। आपने देखा होगा लोक में बहुत सारे संगीतकार इत्यादि के जो केश होते हैं वह घुंघराले होते हैं और काले होते हैं, तो वह शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो यह इस प्रकार से जो स्वरूप है वह शुक्र का होता है। तो हमने बुध और बृहस्पति और शुक्र के स्वरूप के बारे में पढ़ा। अब हम शनि के स्वरूप और सप्त धातुओं के स्वामित्व के बारे में हम पढ़ेंगे। शनि का स्वरूप पूर्वार्ध में कहते हैं और सप्त धातुओं के ऊपर स्वामित्व किसका है वह उत्तरार्ध में कहते हैं। तो मंदो लसह कपिल दृक् कृष दीर्घ गात्रा स्थूल द्विज परुष रोम कचो नीलात्मा स्नायवस्थ्यसृक्त्वगथ शुक्र वसे च मज्जा मंद्रार्क चंद्र बुध शुक्र सूर्य भौमाः। मंदः अलसः, अलसः अर्थात आलसी शनि का स्वरूप है अथवा उसका गुण आप कहिए। कपिल दृक्, कपिल अर्थात मधु के समान ही जो दृष्टि होती है वह कपिल दृक् कहते हैं। कृष दीर्घ गात्रा, कृष अर्थात पतला और दीर्घ शरीर होगा, पतला होगा और लंबा शरीर होगा। स्थूल द्विजः, द्विजः शब्द का अर्थ यहाँ पर दांत से है। उसके दांत कैसे होंगे? स्थूल मोटे मोटे दांत होंगे, जो शनि के प्रभाव क्षेत्र में जो जातक होगा। और परुष रोम कचः, परुष अर्थात कठोर, और उसके जो रोए हैं वो अत्यंत कठोर अथवा रुक्ष होंगे, ऐसा शनि का स्वरूप होता है। और वात प्रकृति का वह स्वामी होता है, उसके अंदर वात प्रकृति अत्यधिक मात्रा में होती है, यह शनि का स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमने ग्रहों के स्वरूप के बारे में पढ़ा। अब ग्रहों से संबंधित धातुओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रह किस धातु का स्वामी होता है। तो इसमें शनि जो होता है वह शिरा का स्वामी होता है। शिरा अर्थात शरीर में जो नसें विद्यमान हैं उन नसों का स्वामी जो होता है वह शनि होता है। अर्थात शनि से हम नस की जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शनि की स्थिति जैसी होगी वैसे ही उसमें नसों में कमी अथवा वृद्धि अथवा रोग उससे संबंधित होते हैं। अस्थि का स्वामी सूर्य होता है। शोणित अर्थात रक्त खून अथवा मांस का स्वामी चंद्र होता है। त्वचा का स्वामी बुध होता है। वीर्य का स्वामी शुक्र होता है। वसा अर्थात मेद का स्वामी बृहस्पति होता है। और मज्जा का स्वामी मंगल होता है। मेद अर्थात जो अत्यधिक चर्बी है उसको मेद कहते हैं। जो वसा है उसका स्वामी बृहस्पति होता है।
और मज्जा शरीर में एक पतली धातु होती है जो सारे मांसपेशियों के ऊपर होती है, उसको हम मज्जा कहते हैं। तो उसका स्वामी मंगल होता है। तो ग्रह यदि पत्रिका में दुर्बल है तो उससे संबंधित धातुएं उसमें दुर्बल होंगी। जैसे किसी का सूर्य यदि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे जातक की हड्डियां अत्यधिक मजबूत रहेंगी। यदि सूर्य की स्थिति खराब है तो जातक की हड्डियां अपेक्षाकृत कमजोर रहेंगी और अस्थि संबंधित समस्याओं से वह ग्रसित रहेगा। जैसा कि आप चक्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ग्रहों के देहाकृति, उनकी प्रकृति पित्तादि, उनकी दृष्टि और उनसे संबंधित धातुएं, ये स्पष्ट रूप से इसमें बताई गई हैं सार रूप में। तो आप इसको देख करके स्पष्ट निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस धातु का स्वामी है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है और उसकी देहाकृति कैसी है। यह समस्त जानने के पश्चात ही आप किसी भी जातक के रोग का निर्धारण, उसके स्वरूप का निर्धारण, प्रकृति का निर्धारण बड़े ही सहजता से आप उसको कर सकते हैं। अतः इसका आप विशेष ध्यान रखें और उसको आप स्मरण रखें। इसी कामना के साथ हम आज विश्राम लेते हैं। पुनः कल आपसे नए विषयों को लेकर के, इसी पाठ के उत्तरार्ध विषयों को लेकर के उपस्थित होंगे। इसी मंगल कामना के साथ नमो नमः।